आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है। अटकलें तेज हैं कि आज सीबीआई इस केस की मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। अब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो वारदात वाले दिन यानी 14 जून को सुशांत सिंह के फ्लैट पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, चाबी वाले, सुशांत के पूर्व स्टाफ रजत मेवाती से पूछताछ कर चुकी है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बांद्रा पुलिस के सभी पहलुओं पर सीबीआई अधिकारी बात कर चुके हैं। पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट को लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा चुका है। खबर यह है कि इसे दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा क्योंकि फोरेंसिक टीम ने रिक्रिएशन पर ही सवाल उठा दिए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि आज नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से फिर से एक बार पूछताछ हो सकती है। साथ ही निगाहें रिया चक्रवर्ती से संभावित पूछताछ पर भी लगी हुई है। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती की बारी आ ही गई। जी हाँ, अटकलें तेज हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। घर में रहने वाले लोगों से सबसे पहले घर का राज जानना था और इसीलिए सीबीआई ने घर के लोगों से ये राज जान लिए, खासतौर पर नीरज, जिससे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि 13 और 14 जून को क्या कुछ हुआ। अब इन तीनों ने ये सारी बातें बताई, साथ में सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में भी बताई। खासतौर पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश, इन तीनों ने मार्च से लेकर जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत इस घर में कैसे रहे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दी। यहाँ पे अब पहला पड़ाव पूरा होता है। इसके बाद बारी आती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद वो तमाम सवाल तैयार होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया वो कड़ी है जिस पर सुशांत के पिता ने ही शक जाहिर किया है। पटना में सुशांत के पिता की तरफ से उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिया पर सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में कहीं न कहीं उसका हाथ है। किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से। सब लोग मिलने आए, लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई। ऐसे पूछताछ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है, तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। 13 और 14 तारीख को क्या कुछ हुआ था उसको लेकर तीनों शख्स जो है इसमें, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कि कुक था, इन तीनों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तो उसी के तर्ज पर सीबीआई ने सवाल अपने बना लिए हैं। पूछताछ के 2 ऑप्शन है, या तो रिया के घर पे जा सकते हैं, वहां पर बयान दर्ज कर सकते हैं, या नहीं तो उन्होंने डीआरडीओ के सीबीआई दफ्तर में बुलाया जा सकता है और वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और उसके बाद में परिवार के जो बाकी लोग हैं, शौविक, इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ जरूर करेगी सीबीआई। रिया पर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो इसकी वजह कई संगीन आरोप हैं। रिया पर आरोप है कि सुशांत को उनके परिवार से रिया ने अलग कर दिया, सुशांत के पैसे पर मौज की, सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ ट्रांसफर कर लिए, सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ की घर से छुट्टी कर दी, सुशांत की मानसिक बीमारी की गलत खबर प्लांट करना, सुशांत का इस्तेमाल करने के बाद सुशांत को छोड़ देना। सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ कर चुकी है,
लेकिन रिया के खिलाफ उसे कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी 2 बार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से पूछताछ कर चुका है। अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। सुशांत केस में रिया अहम कड़ी है। वो सुशांत की राजदार है। लिव इन में लंबे अरसे तक रहने की वजह से उसे दूसरों की तुलना में सुशांत के बारे में ज्यादा पता होगा। ऐसे में रिया से पूछताछ में सीबीआई कई राज से पर्दा उठा सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। तो आज सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है, लेकिन रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई की टीम होमवर्क कर रही है। दरअसल रिया से सच निकलवाने के लिए सीबीआई अधिकारियों ने पिछले 3 दिन से उन तमाम लोगों से पूछताछ की है जो सुशांत और रिया के करीबी रिश्तों के बारे में जानते हैं। मैं तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य है? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। रजत मेवाती, सुशांत का पूर्व स्टाफ, अब मेवाती भी सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। सीबीआई ने कल रात रजत मेवाती से लंबी पूछताछ की। मेवाती जनवरी 2020 तक सुशांत के अकाउंट का काम देखता था। आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसे नौकरी से हटाया था। ये वही शख्स है जिसे पैसे की हेराफेरी के आरोप में सुशांत के बहन और बहनोई ने फटकार लगाई थी और उसका वीडियो भी सामने आया था। सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था क्या? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम मिलोगे भी नहीं यहाँ से और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है इसका क्या क्या हो सकता है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं जेल से मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है जेल से 3 साल से पहले तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले निकलने नहीं दूंगा। प्लीज। बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत का ये फ्लैट इन दिनों पूरे देश के लिए उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। यही वो फ्लैट नंबर 601 है जहां लगातार 3 दिनों से सीबीआई सुशांत केस के सबूत ढूंढने में लगी है। चप्पे चप्पे को बारीकी से देखा जा रहा है। दरवाजे, लॉक, दीवार, पंखे, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ खोजी निगाहों से देखा जा रहा है ताकि कोई सबूत हाथ लग जाए और सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझ जाए। हर एक्शन की वीडियोग्राफी भी हो रही है। सुशांत केस की जांच के सिलसिले में रविवार को भी सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले इस फ्लैट पर पहुंची। उसने सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के नौकर दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। इन सब से सीबीआई लगातार ये पूछताछ कर रही है कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर क्या क्या हुआ। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, आप सुशांत और रिया चक्रवर्ती के संपर्क में कैसे आए? रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे? 8 जून को सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था? 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली क्यों गई थी? 8 जून और 14 जून के बीच एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता 8 जून को अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया घर छोड़कर चली गई? 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। 8 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था, यही जानने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, दोनों के रिश्तों को समझा। इसी मुद्दे पर अब रिया से आगे सीबीआई पूछताछ करेगी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज और सिद्धार्थ के बयान में विरोधाभास नजर आया है। दरअसल सुशांत केस में 4 किरदार बेहद अहम हैं। वारदात का पहला गवाह सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर और कुक नीरज सिंह। वारदात वाले दिन 14 जून को फ्लैट पर मौजूद कुक केशव और दीपेश। लिहाजा सीबीआई की पूछताछ में ये सभी टॉप पर हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जो सबसे पहले कमरे में गया था और सुशांत का शव पंखे से लटका देखा था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा।
ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। अगर पिछले 3 दिनों की सीबीआई तहकीकात पर गौर करें तो सीबीआई ने कई स्तरों पर जांच की है। इसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी शामिल है। सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। सुशांत का कद करीब 5 फीट 10 इंच था, जबकि बेड से पंखे के मोटर की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। लेकिन अब खबर है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले जो रिक्रिएशन हुआ था उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ संदेह जताया था। पेच बहुत हैं, सीबीआई के लिए चुनौती बड़ी है। लाखों लोगों की निगाहें इस केस पर है। दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारे संवाददाता रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से जुड़ गई हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विद्या का रुख करेंगे। विद्या, कितने बजे रिया से पूछताछ हो सकती है, कब वो निकल सकती है? देखिए, फिलहाल अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है, अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि रिया से पूछताछ होगी, क्योंकि दीपेश और बाकी जो 2 लोग हैं, 3-4 लोग हैं जिनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है लगातार पिछले 2 दिनों से, वो लगभग पूरी हो गई है। और इसके बाद जब वो, क्योंकि उनके पास पूरा होमवर्क जैसा बताया जा रहा है कि होमवर्क तो हो गया है, रिया से मेन जो पूछताछ करनी है वो अब उनको बस जो सामने होगी, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट रिया का होगा उसको लेकर वो बाकी लोगों से फिर पूछताछ करेंगे। तो ये सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा। तो रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई रेडी है, ये बताया जा रहा है। कब मुलाकात होगी, या सीबीआई यहाँ आएगी या यहाँ से सीबीआई के जो गेस्ट हाउस है, जहाँ एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर सीबीआई रुकी हुई है, वहाँ पर पूछताछ होगी। इसकी थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी और वहाँ पता चलेगा कि किस तरह से और कैसे पूछताछ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है लेकिन दोबारा ये रिक्रिएशन किया जाएगा, क्या एतराज था दरअसल फोरेंसिक टीम का जिसको लेकर उन्होंने आशंका जताई, उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस होगा? जी देखिए, ऐतराज बिल्कुल नहीं था निहाल। दरअसल आपस का कोऑर्डिनेशन होता है, अगर किसी को कोई सवाल होता है तो सवाल पूछा जाता है, और क्राइम सीन को 2 बार रिक्रिएट किया गया। लेकिन आज अब पूरा फोकस जो है वो सीबीआई का रिया पर है, क्योंकि बाकी जो क्राइम सीन पर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस की तरह 56 लोगों से सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, उसका फोकस क्राइम सीन पर है, जिससे क्लियर करना ये हत्या थी या आत्महत्या। रिया से किस तरह के सवाल होंगे, हमारे साथ शम्स ताहिर खान है। रिया से क्या सवाल होंगे, और अगला नंबर तो रिया का ही बचता है। ज्यादातर उम्मीद यही है, चूंकि अभी लगातार जो बात हो रही है, हालांकि जगह और टाइम नहीं बता रहे हैं कि कितने बजे पूछताछ होगी, लेकिन ज्यादातर चांसेस, हालांकि 100% अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सीबीआई आज रिया से पूछताछ कर सकती है, इसलिए कि इसके पहले जो सारी चीजें थी, जो तैयारी करनी थी क्वेश्चनायर की, वो सारे अहम गवाहों से सीबीआई ने पूछताछ कर ली। अब रिया से पूछताछ कर ली। एक जो अभी बता रहे थे ओझा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीबीआई की टीम में कुछ मतभेद है उसको लेकर, असल में वो मतभेद नहीं है, कुछ क्वेरी थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सीबीआई के साथ कि ये चीजें हमने जो रिक्रिएट किया स्टडी में, कुछ चीजें और है जिन्हें हमें दोबारा करना चाहिए। आमतौर पर क्राइम सीन में ऐसा कई बार होता है, तो यहाँ पे चूंकि दोनों टीम एक साथ थी उस जगह पे सीन रिक्रिएट करने के लिए, सीबीआई भी और एक्सपर्ट भी फॉरेंसिक के, तो मतभेद वाली बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ चीजें छूट गई हैं, उन्हें दोबारा करना और रिया से पूछताछ आज, क्योंकि अब लगभग क्राइम सीन पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई, कई लेवल की आमने सामने बिठाकर। अब अगला नंबर नेहा रिया का है, और आज किसी भी वक्त जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया से पूछताछ हो सकती है या फिर रिया को सम्मन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि डीआरडीओ ऑफिस बुलाते हैं या फिर उसके घर जाते हैं, क्योंकि लगातार जितने भी थे क्राइम सीन पर, चाहे नीरज की बात कर लीजिए, दीपेश की बात कर लीजिए, या फिर सिद्धार्थ पिठानी की बात कर लीजिए, सबकी बातचीत का आखिरी सिरा जाकर रिया पर टिकता था। और जिस तरह से सुशांत के परिवार वालों ने आरोप रिया पर लगाया, तो ऐसे में रिया से सवाल और जवाब सीबीआई का बनता। किस तरह के सवाल होंगे रिया से, आप कुछ बताएं? बेसिक इसमें चीजें जो है सीबीआई की, एक तो ये कि रिया और सुशांत के रिश्ते क्या, क्योंकि उस रिश्ते की जड़ में सारी कहानी है। इसके अलावा जो एलिगेशन है कि रिया की जो फैमिली है और सुशांत की फैमिली है, इन दोनों के बीच बनती नहीं है, उसकी वजह क्या, क्योंकि बहन के साथ लड़ाई की बात भी आ रही है।
सुशांत की बीमारी सबसे बड़ी वजह है, जो कि फैमिली वाले हमेशा हैरान होते हैं कि सुशांत बिल्कुल ठीक था, लेकिन रिया ने कहा कि बीमार है। इलाज कैसे करा रहे थे, क्या इलाज था? और 8 जून को जो झगड़ा हुआ, जिसके बाद 14 जून को फिर मौत होती है, तो उस झगड़े की बुनियाद क्या थी? क्या वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया जिसकी वजह से सुशांत को यह कदम उठाना पड़ा, अगर खुदकुशी है तो ये बेसिक वो चीजें हैं। दोनों के रिश्तों में कड़वाहट, और उसके बाद ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से सुशांत की 8 जून के बाद घर से निकलना, महेश भट्ट को चैट करना, महेश भट्ट को मैसेज भेजना, तो फिर क्या अगला नंबर महेश भट्ट का होगा? क्या महेश भट्ट और रिया के बीच का जो चैट है उस पर भी सवाल जवाब होंगे? कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें कहा गया है कि रिया और महेश भट्ट ये दोनों बहुत देर तक बातें करते थे, इनके कॉल डिटेल्स के हिसाब से भी। इसको लेकर सुशांत और रिया की कई बार झगड़े भी हुए हैं, और उसमें खासतौर पर महेश भट्ट और रिया की जो बातचीत होती थी उसको लेकर। तो ये सारी चीजें अब सीबीआई भी देखेगी, वो जो चैट है, क्योंकि डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों की बातचीत का, उसका घर छोड़ने का रिया। तो ये सारी चीजें सीबीआई, और मुझे लगता है कि सीबीआई को जरूरत पड़ी तो शायद महेश भट्ट से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, बिल्कुल पूछताछ कर सकती है। और 8 जून से 14 जून के बीच जो रिश्ता है 6 दिन का, 8 जून को रिया घर छोड़कर जाती है, 14 जून को सुशांत की मौत हो जाती है। तो बस इन 6 दिनों का जो पूरा ब्यौरा है वो तलाश रही है सीबीआई, वो छानबीन की, और यही वजह है कि अब रिया से पूछताछ मुमकिन है। लौटेंगे आपके पास अरविंद, क्योंकि सुशांत मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। कम से कम सुशांत पक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए वो क्या सवाल हैं जो परिवार की ओर से उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी जांच, मुंबई पुलिस जिसे सुसाइड का बिल्कुल आसान सा केस बता रही थी, उस पर लगातार सवालों की झड़ियां लगी हुई हैं, और इन सवालों के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा, और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा, और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है।
तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? किसी केस की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, लेकिन इन 5 सवालों से साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद सवालों में है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखा देते हैं वो तमाम सवाल जो सुशांत पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस के मुताबिक इन सारे सवालों के जवाब पहले से दिए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त न होने के सवाल पर मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स अपने रिपोर्ट में साफ कर चुके हैं कि मौत का वक्त पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले का है। पोस्टमार्टम 14 जून की रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच हुआ था। सुशांत के पेट से जूस न मिलने वाली बात गलत है और सूत्रों के मुताबिक विसेरा रिपोर्ट में 200 ml जूस मिलने की बात कही गई है। जहां तक गले पर पड़े निशान और फांसी के फंदे के कपड़े के मिलान न होने का सवाल है, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई अंतर नहीं मिला है। सुशांत का परिवार और उसे जानने वाले बार बार ये कह रहे हैं कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, जबकि उस रोज फ्लैट पर मौजूद सभी लोग सुसाइड का दावा कर रहे हैं। आज तक ने इस पहेली को समझने के लिए सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया है। एक्सपर्ट्स की मदद से किए गए विश्लेषण से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 14 जून को क्या हुआ? सुशांत ने सुसाइड की या उनका मर्डर हुआ? सीबीआई की टीम ने जहां सुशांत के फ्लैट में इस बात के सुरागों की तलाश की, वहीं चश्मदीदों से पूछताछ भी कर रही है। जहां तक सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों की बात है, तो वो सुसाइड की थियरी को सिरे से खारिज कर चुके हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? आज तक ने सुशांत की जिंदगी के उन पन्नों को उनकी डायरी से खंगाला, जिसमें उन्होंने 2020 और उसके बाद के सपनों का लेखा जोखा लिख रखा था। इनमें सुशांत की जो लिखावट है, उससे ये जानने की कोशिश की कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या कहीं से भी उनके दिमाग में सुसाइड की बात चल रही थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा से बात की। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सामने निकल कर आ पाई? जी, ये मेरे पास कम से कम अराउंड 15 पेजेज हैं सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग के, और इसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज समझ में आती है कि उनका एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बना रखा था। मीन्स कि 2020 में क्या करना है, किस तरीके के लोगों से आगे फर्दर और कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे वो अपने फ्यूचर को और अच्छा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे लोगों से कनेक्शंस बनाना है, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके के लोगों से स्क्रिप्ट लिखवानी है। अब जैसा कि मैं इस राइटिंग को या इसके अलावा और भी जो राइटिंग है, मैं उस चीज को भी जब एनालाइज कर रहा हूं, तो या तो इसमें जो अलाइनमेंट है या तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स चीजें ना छुपाना। और जब कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। एज सच यहाँ पे कोई चीज नहीं मिला। इस केस को सुलझाने में सीबीआई जरूर इस बात पर भी गौर करेगी या उसे करना चाहिए। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।